हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भैंसमणि द्विवेदी आपको जो है ये जो अभी एग्ज़ाम निकला है फूड इंस्पेक्टर का, उसमें जो अधिनियम वाला पार्ट है वो पढ़ाऊँगा। भूपेंद्र मिश्रा जी के जो चैनल चल रहा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम तुरंत ही पढ़ाई की ओर चलें। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये संख्यांक 10 में है। ये किस में है? संख्यांक 10 में। तो कहाँ पर है ये पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि संख्यांक 10 में है। और साथ में आपको इसका उद्देश्य क्या है ये यहाँ पर वर्णन मिलता है। उसका जो मुख्य बात है, कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए जनसाधारण के हित में उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो यह जो अधिनियम है वो किसके लिए है कि जो कतिपय माने विशेष जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन पर, वितरण पर और उनमें व्यापार और वाणिज्य के लिए नियंत्रण, ताकि जनसाधारण के पास वो आसानी से पहुंच जाए, किसी प्रकार का कालाबाजारी ना हो, धोखाधड़ी ना हो। इन सब पर प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम का नाम है 1955 का अधिनियम। तो ये 1955 का अधिनियम आने से आप देखते हैं कि जो उपभोक्ता है उनके हितों की संरक्षण होने लगी। इससे जो व्यापारी वर्ग हैं उनका अहित नहीं कर सकते। तो इनको संरक्षित करने के उद्देश्य से यह जो अधिनियम लाया गया था। और भारत के जो गणराज्य है 1950 में भारत गणराज्य बन गया। जब गणराज्य बना उसके 6ठे वर्ष में लाया गया था ये, ठीक है। तो कौन सा वर्ष में आया ऐसा अगर प्रश्न बना दें तो आप बता सकते हैं कि 6ठे वर्ष में। और कितने तारीख को? ये 1 अप्रैल 1955 को। कब? 1 अप्रैल 1955। इसमें 16 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं। और ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियाँ होती हैं, आप जानते होंगे। तो ये समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं। तो समवर्ती सूची का विषय है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अगर पूछ लें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किस विषय का, ऑप्शन दिया रहेगा समवर्ती सूची, राज्य सूची, ऐसा करके, तो आप बताएंगे कि समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय होते हैं। उनमें से विषय क्रमांक 33 यहाँ पर इसका उल्लेख जो है मिल जाता है। अब देखते हैं कि इस धारा में 16 जो धाराएं हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, तो पहला धारा में क्या बातें हैं, दूसरे में क्या बताई गई हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। धारा नंबर 1, धारा पहला। तो पहले में होता क्या है दोस्तों कि जब भी हो तो एक प्रकार से परिचय हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके अगर सामने खड़ा हूँ तो मैं कौन हूँ ये आप जानोगे। मैं कितना स्थान घेर के खड़ा हूँ, कितना हाइट में हूँ, यही आपको पता लगाना है। ऐसे ही आपको पता कर लेना है कि धारा नंबर 1 मतलब ये क्या बताएगा, संक्षिप्त नाम और विस्तार। क्या क्या बता रहा है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो पहली बात आप देखते हैं कि नाम, संक्षिप्त नाम। तो यह अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा। दूसरी बात इसी में लिखा है विस्तार। तो इसका विस्तार कहाँ पर होगा? संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पहले नहीं होता था। किससे पहले? 1968 से पहले। लेकिन 1968 के बाद से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यहाँ पर भी प्रश्न बनाएगा। कैसे प्रश्न बनता है देखिए कि यह जो अधिनियम है उसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। कथन सत्य। 1968 से पहले जम्मू कश्मीर में था ऐसा बोल देते हैं तो असत्य। 1968 के बाद अगर जम्मू कश्मीर हुआ ऐसा बोले तो सत्य। और अभी देखो 170 मतलब आपका जो कश्मीर को अभी फिर से जब 370 की धारा हटा दी गई है तो भ्रमित करने के लिए ये भी डाल सकते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर यह अधिनियम लागू हुई है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको अपने पॉइंट पर अडिग रहना है कि यह अधिनियम जो है 68 के बाद से लागू है तो लागू है। तो पहले आपने धारा नंबर 1 में क्या देखा कि संक्षिप्त नाम और विस्तार।
अब दूसरी बात देखते हैं कि वास्तव में है क्या चीज़। दूसरी धारा में आप देखेंगे परिभाषाएं, इसकी परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। धारा नंबर 2 परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब यहाँ जो जो बातें बताई जाएंगी उससे अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो पहला बात इस परिभाषा में शामिल करते हैं का। ठीक है, इसी का मतलब ये मान सकते हैं धारा 2 का का नहीं, उसी का वो बच्चा है, इधर पहला लिख दिया इसीलिए छोटा सा, तो उसी का ये का है। स्पेशल धारा 2 का और बनेगा, इसलिए इसी का विभाग मान के चलो आप। धारा 2 में ये का पहला नंबर, मतलब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा जान लो। कलेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखना। कलेक्टर के अंतर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी हैं जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो और जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए। तो यहाँ पर कलेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इस बात को परिभाषित कर दिया गया है कि पहला हुआ आपका इसी में अपर कलेक्टर, फिर उससे ऐसा अधिकारी जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे ना हो, ये दूसरा। तो पहला इसमें शामिल हुआ कलेक्टर, दूसरा अपर कलेक्टर और तीसरा उपखंड अधिकारी SDO रैंक का, है ना। तो ये जो है उपखंड अधिकारी जो कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इस पंक्ति के नीचे ना हो, ये इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे। कलेक्टर इनको क्या करेगा, निर्देशित करेगा, ये अपने मन से नहीं कर सकते, माने इनके द्वारा शक्ति का प्रयोग तो होगा लेकिन कलेक्टर इनको प्राधिकृत किया जाएगा, इनके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है, कलेक्टर के अंतर्गत कौन आता है नहीं आता है, धारा 2 में इस बात का उल्लेख है नहीं है, ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कलेक्टर है, इसमें अपर कलेक्टर भी है और उपखंड अधिकारी, ठीक है, की पंक्ति का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। तो नहीं है वो अगर देता है तो नीचे का वाला आपको पॉइंट बना करके दे देगा, तो आपको यहाँ तक के ही पॉइंट में रखना है, इससे नीचे का अगर हो जाए तो उसको नहीं डाला जाता। जैसे नायब तहसीलदार उसको नहीं डालते हैं, वर्ग 1 और 2 मतलब फर्स्ट क्लास ऑफिसर और सेकंड क्लास ऑफिसर इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक के परिभाषा में कलेक्टर के बारे में जानना है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का उसी में पॉइंट, धारा जो 2 है परिभाषा, उसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं। पहला आपने का में कलेक्टर से संबंधित परिभाषा के बारे में जाना, फिर आप खा में देखते हैं खाद्य फसलों। तो इस खाद्य फसलों में गन्ने की फसल को भी खाद्य फसल माना गया है, आपको ध्यान रखना है। खा माने खाना, गन्ने को खाना, ऐसे आप ट्रिक्स याद कर लें कि पहला में का था, का से कलेक्टर, खा से खाने वाली चीज़, गन्ने के फसल। ठीक है, तो गन्ने की फसल इसमें शामिल हो जाती है। गा अधिसूचना आदेश, इसका मतलब क्या है, तो अधिसूचना आदेश से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है। अगर पूछ दें आपको अधिसूचना आदेश अभिप्रेत है तो आप बताएंगे अधिसूचना आदेश जो है शासकीय राजपत्र में क्या होना चाहिए, अधिसूचित होना चाहिए। अगर जो आपका शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं है तो उसको आप अधिसूचना नहीं मान सकते। अधिसूचना आदेश से मतलब ये होता है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है। ये एक एक शब्द ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। दूसरी बात आप देखें आदेश, ये आदेश है क्या चीज़, आदेश के अंतर्गत तत्दिन जारी किया गया कोई निर्देश भी है। जो निर्देश दिया गया उसी को क्या बोलते हैं, आदेश। तो अब इसको ट्रिकी आने के लिए देखेंगे कि कलेक्टर था, कलेक्टर क्या खा लिया, गन्ना खा लिया, ऐसा संबंध वास्तव में नहीं है, आपको याद करने के लिए है ना। गन्ना खाया, गन्ना खाने के बाद अधिसूचना आदेश वो जारी करता है, ठीक है। फिर आदेश प्राप्ति के लिए वो सीधा देखना कहाँ पर जा रहा है, राज्य सरकार के पास जा रहा है।
आदेश प्राप्ति, चूँकि राज्य सरकार उससे बड़ी संस्था है तो राज्य सरकार के पास आदेश प्राप्ति के लिए जा रहा है। तो एक खा हुआ, फिर ये अधिसूचना गा में, और ग गा तो आदेश इसी का है, इसीलिए गा गा है ना, के अंतर्गत तद्दिन जारी किया गया को निर्देश भी शामिल है। तो निर्देश जो है उसी को आदेश कहा गया है, ये आपने जाना। फिर अब राज्य सरकार के बारे में जानते हैं कि राज्य सरकार से किसी संघराज्य के क्षेत्रों के संबंध में उसका प्रशासन अभिप्रेत है। तो ये राज्य सरकार एक्चुअल है क्या, तो राज्य सरकार में जो प्रशासक वर्ग है वो मुख्यमंत्री आदि, वहाँ की मंत्रिमंडल, लेकिन जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें वहाँ के प्रशासक अभिप्रेत हैं, उसको ही राज्य सरकार के रूप में अभिप्रेत किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने पहुंचा दिया था कलेक्टर को खाद्य फसल अर्थात गन्ने खिला दिया। गन्ने के बाद वो क्या अधिसूचना आदेश जारी करता है और आदेश प्राप्ति के लिए कहाँ पर पहुंच गया, राज्य सरकार। तो खा गा और ठीक है, खा गा और घा यहाँ तक पहुँच गया राज्य सरकार के पास। अब आपस में बातचीत हुई, सिर्फ ऐसे कल्पना के रूप में आपको याद करना है ना। अब बातचीत होने के बाद अभी कलेक्टर उतना दूर से आया, राज्य सरकार के साथ मीटिंग है, तो क्या बोलेंगे, चाय पिलाना है। चाय के लिए उसे क्या चाहिए, चीनी चाहिए। तो अंगा नंबर में आपका चीनी से अभिप्रेत, तो पिछले समय प्रश्न में पूछा गया था चीनी से अभिप्रेत है ऐसे करके, तो चीनी से अभिप्रेत है तो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, किस ढंग के बातों को शामिल किया गया, ये देखिए आप। किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% सुक्रोज अंतर्विष्ट है और उसके अंतर्गत मिश्री भी, इसको हम चीनी के कैटेगरी में शामिल करेंगे। खांड सारी चीनी या बुरा चीनी या पिसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण के रूप में कोई चीनी, इसको भी हम शामिल करते हैं इसमें। फिर तीसरी बात है वैक्यूपेन चीनी, कारखाने से प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी। तो ये चीनी जितने भी हैं, चाहे कारखाने में वो कच्ची रूप में हो या निर्माणाधीन हो, उसको भी इस कैटेगरी में रख रहे हैं। खांड सारी चीनी हो या बुरा चीनी हो या पिसी हुई चीनी हो या रवे के रूप में हो या चूर्ण के रूप में हो, इन तीनों तथ्यों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो ये पूछा गया था ऐसे ही, और 3 पॉइंट दे करके चौथा में ऐसा बना दिया गया था उपरोक्त सभी ऐसा करके। तो आंसर बना था उस समय उपरोक्त सभी। अब इसको भटकाने के लिए किया जा सकता है, इसको 60% सुक्रोज होना चाहिए, 90% होना चाहिए। आजकल ऐसी दे रहे हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा देते हैं, और कथन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसको निकालने का रहता है। तो यही इसमें आपको भटकाया जा सकता है कि 60% लिख दे, 90 को कुछ और कर दे, सुक्रोज की जगह ग्लूकोज डाल दे या और कोई शब्द डाल करके आपको भटकाया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना कि 90% सुक्रोज माने 90% सुक्रोज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, चीनी से अभिप्रेत यही है। तो आपको ये चीनी से अभिप्रेत अगर पूछा जाता है तो ये तीनों तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब धारा 2, अभी 2 का हम लोग परिभाषा के बारे में ही पढ़े थे कि परिभाषा में कितने तत्व जो है उसमें पूरे बातें सम्मिलित हैं। कलेक्टर से लेकर के हमने वो चीनी तक के देख लिया। उसके बाद आप देखते हैं धारा 2 का ये है खा, मतलब का ये है उपखंड इसका, है ना। तो ये जो का है उसमें का उपखंड नहीं था, ये उसका उपखंड है ना। तो 2 का इसमें क्या बात बताया गया है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा क्या बताई गई है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की गई है कि कौन कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है। तो कौन कौन से वस्तुओं को जो है यह अधिनियम आवश्यक वस्तु के दर्जे में रखा है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला औषधि, पहला क्या है, औषधि। अब औषधि भी इसका भी उन लोग परिभाषित करते हैं। इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए औषधि का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का 23 के धारा 3 के खंड खा में है, उसी को औषधि कहा जाएगा। तो पहली बात आपको याद रखना है औषधि, इसको तो आपको याद करना ही है, चूँकि डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बन जाता है कि आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु से अभिप्रेत है।
तो आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु से अभिप्रेत है, और ऐसे ही आपका ऑप्शन पूरा लिखा रहेगा। तो आप पहला देखते हैं औषधि। अब औषधि के बाद दूसरा उर्वरक। उर्वरक मतलब कौन कौन से उर्वरक, चाहे वह अकार्बनिक हो, कार्बनिक या फिर मिश्रित हो। अब इसी को एक प्रश्न बनाया जा सकता है, उर्वरक से अभिप्रेत है, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा मिश्रित। ठीक है, तो ये तीनों को ले रहा है। हो सकता है और कुछ डाल करके इसमें से है नहीं है ऐसा क्वेश्चन बना दे। अगर आप लोग लगातार एग्जाम इधर दे रहे होंगे CGVAPM का, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछ रहे हैं, है नहीं है, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ते पढ़ते बहुत कन्फ्यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि उर्वरक के अंतर्गत चाहे वह कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक हो या मिश्रित हो, ये सबको सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए खाद्य पदार्थ है, इसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी शामिल है। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या रखा गया, जिसके अंतर्गत में खाद्य तिलहन और तेल भी शामिल है। अब देखते हैं पूर्णतया कपास से बने अटूट सूत, इसको भी आवश्यक वस्तु में शामिल किया गया है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है, ठीक है, और पेट्रोल उत्पाद, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। छठवां चीज़ है कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल, कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल, इनको शामिल किया जाता है। सातवीं बात खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज। तो ये सातवां वाली जो है उसमें आपको बीज विशेष रूप से आपको याद रखना है, बीज। तो खाद्य फसलों के बीज, फलों तथा वनस्पतियों के बीज, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात पशु चारे के बीज, तीसरी बात जूट बीज, और चौथी बात कपास बीज। तो ये खाद्य फसलों के बीज से मतलब अगर ये पूछ दिया जाए आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये है कि नहीं है, तो आप बताएंगे कि इसमें पशु चारे के बीज भी सम्मिलित है, जूट भी सम्मिलित है, कपास का बीज भी सम्मिलित है। हो सकता है कि 5वें नंबर में किसी दूसरा का बीज डाल दें जो इस अधिनियम में शामिल ना हो, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देने हैं, और जितने हैं ये आपको कंठस्थ रखना है कि इसके अंतर्गत पशु चारे के बीज भी शामिल हुए, जूट बीज भी शामिल हुए और कपास बीज भी शामिल हुए। साथ में खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज शामिल हुए। तो ये पूरे आवश्यक वस्तु के अंतर्गत में सम्मिलित हैं। औषधि, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, पूर्णतया कपास से बने अटूट सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से उत्पाद जो है, फिर कच्चा जूट और जूट के टेक्सटाइल, खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट बीज, कपास बीज, इस सब को क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि धारा 2 का में ये सब शामिल हो गए, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भी इसमें पूरा शामिल है ना। तो आपको ये पूरे पॉइंट आपको 7 जो बताया गया है वो पूरा याद रखना है। सातों को आपको याद रहना चाहिए, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अब बड़े ही आसानी से याद करना चाहें तो हंसते खेलते भी याद कर लेंगे। आपके दैनिक जीवन में जो उपयोग होते रहता है वही है, फल आप खाते ही हैं, खाद्य पदार्थ आपके जीवन का हिस्सा है। अगर खेत खार वाले हो भाई तो आप वहाँ पर उर्वरक डालते हो, गाड़ी चलाते हो, पेट्रोलियम उत्पाद, ये भी आपको याद रख सकते हैं। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में पशु आदि रहते हैं, तो ये पशु वाला जो है या पशु चारा का बीज, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। अभी धान आपने बेचा होगा तो जूट का वो बोरा रहता है ना, तो जूट बीज। फिर आपके घर में दिया बत्ती करते होंगे तो कपास कोनी, कपास बीज। तो इस प्रकार आपके दैनिक जीवन का है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपके धारा 2 के काम में जो आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की गई है उसके बारे में आपको ये पूरे डिटेल पता होना चाहिए। तो आपने धारा 2 के का के बारे में जाना था कि आवश्यक वस्तुओं का घोषणा हो चुका है। अब इसमें एक और बात आती है कि जैसे घोषणा कर लिए तो किस वस्तु को घोषित किया जाए, नहीं किया जाए, ये धारा 2 का इसका उपधारा 2 नंबर में, ठीक है, उपधारा 2 नंबर में यह बताया गया है कि आवश्यक वस्तु या तो उसके लिस्ट में जोड़ सकते हैं या जो है आवश्यक वस्तु उसको हटाया जा सकता है, यह प्रावधान दिया गया है।
जोड़ना या तो हटा देना उसे आवश्यक वस्तु की सूची से। तो ये कार्य केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से करती है, ठीक है ना, अकेले नहीं करती। और फिर अधिसूचना जारी भी करती है। तो आवश्यक वस्तु में जोड़ देना उसको, या फिर उसको आवश्यक वस्तु की लिस्ट से हटाना। ये किस में है? धारा 2 का उपधारा 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद अब जोड़ना या हटाना वाला काम हो गया, तो अब आगे और क्या काम हो सकता है? धारा 2 का उपधारा 3 में जो वस्तुएं जोड़ी गई उसकी सीमा होती है 6 माह। क्या होती है? 6 माह। लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो 6 माह से उस आवश्यक वस्तुओं की सीमा को बढ़ा सकती है। घोषित करने पर तो 6 माह तक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो 6 माह से बढ़ा भी सकती है आगे। ये आपका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? धारा 2 का की उपधारा 3 में मिलती है, ठीक है। अब धारा 2 का उपधारा 4, ये जो आवश्यक वस्तु अभी घोषित किए, ये आखिरकार उनको ऐसा शक्ति कहाँ से मिला होगा? तो इस शक्ति के बारे में इनको मिला है केंद्र सरकार किसी वस्तु के संबंध में जिसके लिए संसद को संविधान की 7वीं अनुसूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा 2 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। तो ये 33 के आधार पर यह विधि बनाने की शक्ति इनको प्राप्त है। और धारा 2 के अधीन रहते हुए, मतलब वस्तुओं की घोषणा करने की इस शक्ति के अधीन रहते हुए यह जो है कार्य को संपादित करता है। आवश्यक वस्तु या तो घोषित करे या हटाए, इन सब को कार्य को जो कर रहा है वो प्रविष्टि 33 के आधार पर कर रहा है। तो यही इसका आधार बनता है। ये बात आपको बताई जाती है धारा 2 का उपधारा 4 में, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये धारा का फिर आपका काच का ही चल रहा है ना, 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर। फिर धारा 2 का ही ये उपधारा 5वां। अब जैसे घोषित कर दिए, तो घोषित करने के बाद क्या करना है? तो जारी की गई जो अधिसूचना है यथाशीघ्र संसद के दोनों सदन के समक्ष रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि घोषित कर दिए और बात खत्म, ऐसा नहीं होता है ना। उपधारा 2 के अधीन जारी की गई अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है कि जारी की गई अधिसूचना यथाशीघ्र किसके समक्ष रखी जाएगी? ऑप्शन बनेगा संसद के दोनों सदनों के समक्ष, विधानसभा के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। इस प्रकार से ढेर सारा ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों के समक्ष रखी जाएगी। ऐसे विविध प्रकार के जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनका संग्रह आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, फूड इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज आपको 199 रुपये में भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर आप जो है यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आपको इस परचेस करने में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना, तो आप 93 29 38 36 45 39293 इस पर कॉल करके मिश्रा सर से आप संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, आप जो पढ़ रहे हैं आपको धीरे से ये समझ में आने वाला चीज़ है। अचानक से एकदम से समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आपको मज़ा लेना सीखेंगे आप, फिर मज़ा लेते लेते ये समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको कितना समझ में आया है ये आपके ज्ञान के जांच के लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर वो करिए। टेस्ट सीरीज करेंगे ना तो आपको अपना ज्ञान कितना उत्तरोत्तर मात्रा में वृद्धि कर पा रहे हैं, क्या आप परीक्षा में इस प्रकार से अगर प्रश्न दिए जाते हैं उनको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपको समझ में आएगा। और जब तक कि आप हल नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा अरे हो जाएगा। आदमी रेस में अकेला दौड़ता है ना तो लगता है बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन जब सबके साथ दौड़ता है ना तो पता चलती है कि हम वास्तव में कहाँ पर हैं। अब सोचो साथियों, अगर आप इसको बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो वहीं से वो प्रश्न बना देते हैं। उस समय फिर आप अरे दद्दा इला तो मैं हल नहीं कर सकूँ, मैं नहीं जानू दद्दा, ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन लोग, ठीक है ना। तो हमको थोड़े थोड़े से मन लगाएंगे, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट जताएंगे। जैसे जैसे हम उससे जुड़ते जाएंगे तो पुस्तक भी अपने को जोड़ते जाएगा, ठीक है। और जब ज्ञान अर्जित होने लगे तो उसको चेक भी करना चाहिए कि हम सही में किस दिशा में जा रहे हैं।
फिर परीक्षा में टाइम मैनेज करते समय बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं रहता। अगर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो निसंदेह आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है वीडियो को देखें, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जो है परचेस करके टेस्ट लगाएं और अपने ज्ञान का चेक करें कि आप कितना सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, कहाँ पर कमी हो रही है, उसको भी आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करना है आप तो जानते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।